कौन सा है? 384 बीसी से 322 बीसी। बिलोंग कहां से करते हैं? ग्रीस। ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ एंशियंट वर्ल्ड। लिसन केयरफुली, एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है? ग्रेटेस्ट फिलोसोफर। बट ऑब्वियसली सर उनके भी तो कोई गुरु होंगे। यस डेफिनेटली। एरिस्टोटल के गुरु कौन थे? प्लेटो। मतलब एरिस्टोटल कौन से ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं? सोक्रेटस। सोक्रेटस। सोक्रेटस के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के एरिस्टोटल। So we can call it have Socratic tradition of political thought. Yes, Socratic tradition से belong करते थे, मतलब ethics वगैरह state इन सब के बारे में इन्होंने बातचीत की। And most important, ये प्लेटो के शिष्य थे, but that does not mean प्लेटो की हर चीज उन्होंने blindly accept की है। प्लीज लिसन केयरफुली, जहां उन्हें लगा वहां एक्सेप्ट किए, जहां नहीं वहां उन्होंने अपने गुरु के ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया है। बट क्रिटिसिज्म ऐसे ही नहीं किया था, उसके पीछे कोई कारण थे। अब आते हैं उनकी लाइफ स्टार्ट कैसे हुई। एरिस्टोटल, उनका जन्म तो एक अच्छे घर में हुआ, अपर मिडिल क्लास फैमिली में। पिताजी फिजिशियन थे, तो ऑब्वियसली फिजिशियन से दैट्स रीजन एरिस्टोटल को बायोलॉजी का थोड़ा बहुत पढ़ाई तो शुरुआत से ही हुआ था। और एरिस्टोटल इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए थे। नॉट ओनली थियोरेटिकल बट प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको काफी अच्छा था। तो ये था एरिस्टोटल की स्टार्ट। देन कम्स द नेक्स्ट कि सब प्लेटो और एरिस्टोटल, प्लेटो एरिस्टोटल के गुरु है, तो क्या दोनों में सिर्फ डिफरेंसेस थे, कुछ सिमिलैरिटी थी? यस। दोनों बिलोंग कहां से करते हैं? प्लीज, सॉक्रेटिक ट्रेडिशन, मतलब सॉक्रेटस उनके शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल। दोनों किसे प्राइमेसी देते हैं, स्टेट को या इंडिविजुअल को? प्लीज, दोनों प्राइमेसी देते हैं स्टेट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, क्या दोनों मासेस में पूरा विश्वास रखते हैं? प्लेटो फिलोसोफर किंग, एरिस्टोटल गोल्डन मीन, तो दोनों का भी विश्वास थोड़ा कम दिखता है। बोथ बिलीव इन नेचुरल इनइक्वालिटी। प्लीज, प्लेटो के इसमें भी हमने देखा है क्या, नोबल लाइक कंसेप्ट, एरिस्टोटल स्लेवरी वगैरह। सो नेचुरल इनइक्वालिटी दोनों भी मानते हैं। इतना ही नहीं, दोनों क्रिटिक्स थे किसके? सोफिस्ट ट्रेडिशन। ना यू में से किसे व्हाट इज सोफिस्ट? सोफिस्ट उस वक्त के टीचर थे जो पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे? रिटोरिक वगैरह, मतलब कैसे अच्छी बात करना वगैरह। और जो एलीट लोग थे उनके बच्चों को पढ़ाने का काम ये नॉर्मली करते थे। सो ऑब्वियसली दोनों भी क्रिटिक्स थे क्या? यस, सोफिस्ट ट्रेडिशन के दोनों भी क्रिटिक्स थे। सो ये हो गई दोनों की सिमिलैरिटी। अब आता है क्वेश्चन, क्या दोनों में कोई डिफरेंस भी था? लेट अस सी। यस, डिफरेंस था। क्या? गुरु आइडियलिस्ट थे तो शिष्य प्रैग्मेटिक थे। प्लेटो एकदम आइडियलिस्ट आदर्शवादी, तो एरिस्टोटल एकदम प्रैक्टिकल रियलिस्टिक थे, प्रैक्टिकल थे। प्लेटो परफेक्शन की बात करते थे हमेशा, एरिस्टोटल का कहना था गोल्डन मीन, वर्च्यू जो है वो गोल्डन मीन में ही हम ढूंढेंगे। प्लेटो के सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो रेडिकल है, फिलोसोफर किंग, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। वेरस एरिस्टोटल जो है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब क्या? जो चल रहा है उसे नॉर्मली उन्हें चेंज करने की इच्छा नहीं होती। दे बिलीव इन ट्रेडिशन एंड ऑल दोस थिंग। प्लेटो अल्टीमेट नॉलेज को बिलीव करते हैं, तो एरिस्टोटल का कहना है इसके लिए अल्टीमेट नॉलेज नहीं, कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इटसेल्फ मींस दोनों में सिमिलैरिटी भी है, दोनों में डिफरेंस भी है। ये एग्जाम में काम आता है हमेशा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये गोल्डन मीन क्या है? आपने अभी भी बात की, लिसन केयरफुली। एरिस्टोटल के पिताजी फिजिशियन थे कोर्ट में। सो ऑब्वियसली उस वक्त के मैसेडोनिया के जो राजा थे फिलिप, वो चाहते थे कि उनके बेटे को अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर को कोई एक अच्छा ट्यूटर मिले, अच्छा शिक्षक मिले पढ़ाने वाला। और दैट्स द रीजन उन्होंने सिलेक्शन किया था किसका? एरिस्टोटल का। क्यों चाहते थे वो? बिकॉज फिलिप्स को ऐसा लग रहा था कि अलेक्जेंडर मेरी तरह ही सिर्फ वॉर में ही अच्छा ना, बाकी चीजों में भी वो अच्छा होना जरूरी है स्टेट क्राफ्ट के। तो प्रैक्टिकल विजडम, एथिक्स वगैरह बाकी सारी चीजें भी उसे पता होनी चाहिए। तो आया सवाल, एरिस्टोटल ने जिम्मेदारी ली? यस। और एरिस्टोटल ने इन्हें सिखाते समय ही गोल्डन मीन सिखा दिया, एक बहुत ही अच्छी तरह से। कैसे? कहा जाता है, ये स्टोरी है, कहा जाता है कि उन्होंने अलेक्जेंडर को पूछा कि जो भी सैनिक होता है, जो भी आर्मी में होता है, उसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है, वर्च्यू क्या होता है? इमीडिएटली आंसर दिया, सर क्या सिंपल क्वेश्चन है, करेज।
आंसर तो आप भी बोलोगे कि सर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसके लिए अरिस्टोटल को इन्हें पूछने की क्या जरूरत थी। लिसन, बट करेज मतलब ताकत, पावर, धैर्यवान। एरिस्टोटल ने पूछा सपोज आपकी आर्मी ये साइड में है, ओके, और ये साइड में एनिमी की आर्मी है, ठीक है। आपने क्या डिसाइड किया कि चलो मैं काम करता हूं, मैं मेरे सारे सैनिक को छोड़ के मैं अकेला यहां पे भाग के जाया। ना मैं अकेला यहां पे हूं तो क्या होगा मेरा। उन्होंने कहा आपकी मौत हो जाएगी, आपकी मौत हो जाएगी। दैट्स ट्रू, बिकॉज सारे मिलके मार डालेंगे। प्लीज, लायन कितना भी ताकतवर हो, अगर 100 कुत्ते आते या 100 फॉक्स आते तो एक को मार सकते आराम से। मतलब क्या, गलती हुई ना। अब एरिस्टोटल ने पूछा सपोज इतने सारे सैनिक देख के आपने डिसाइड किया रिवर्स भागना है। सर ये तो कोवर्ड हो गया, मतलब फुल फुलिशनेस एक साइड पे और कोवर्डाइस एक साइड में। सो बेस्ट क्या है, करेज। इस तरह से एरिस्टोटल ने गोल्डन मीन का कंसेप्ट सिखाया था। आई होप आपको भी ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मतलब क्या, कैरेक्टर वगैरह जो होता है, वर्च्यू जो होता है वो आपके अंदर होता है। आप अच्छा रहो, आप अच्छा ही करोगे। और एग्जाम्पल चाहिए, और देता हूं एग्जाम्पल। डोंट यू थिंक एम्बिशियस होना, इसके भी दो साइड है। एक है एकदम लेजी, स्लोथ, तो दूसरा है ग्रीडी। तो गोल्डन मीन हमेशा क्या है, एम्बिशन बाबा। अब आप बहुत उदार हो, लिबरल हो, अच्छी बात है, बट अपने ही जेब में पैसे नहीं है और किसी और को दे रहा है, क्या ये ठीक है। ये भी ठीक नहीं है। और है बहुत पैसा है लेकिन कुछ भी नहीं दे रहा हूं, ये भी ठीक नहीं है। मतलब क्या, एरिस्टोटल हमेशा कहता है मिडल पाथ चुनो, दो एक्सट्रीम के बीच का पाथ चुनो। वर्च्यू और एक्सलेंस ऑफ कैरेक्टर लाइज इन फाइंडिंग द मिडल पाथ बिटवीन टू एक्सट्रीम। ये बहुत बड़ी बात एरिस्टोटल ने कही है। डोंट यू थिंक बुद्धा का भी मिडल पाथ ही है कुछ। मतलब यही गोल्डन मीन आपको एरिस्टोटल के थियरी में बार बार झलक मिलेगी। आई होप गोल्डन मीन का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एरिस्टोटल की मेथोडोलॉजी क्या थी। जैसा मैंने कहा कि उन्हें काफी पढ़ाई की थी, थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, ऑब्जर्वेशन एज वेल एज कंपैरेटिव। लिसन केयरफुली, कहा जाता है एरिस्टोटल ने उस वक्त 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे। ना 158 मतलब आज के तारीख के 158 देश नहीं, उस वक्त के 158 सिटी स्टेट। और दूसरी चीज, एरिस्टोटल सिर्फ सुनने में नहीं बिलीव करते थे, वो ऑब्जर्वेशन में भी बिलीव करते थे। मतलब कंपैरेटिव स्टडी एज वेल एज ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक स्टडी ऑल्सो वो बिलीव करते थे। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर हमने तो प्लेटो के बारे में आइडिया की थियरी देखी है, थियरी ऑफ आइडिया। एरिस्टोटल क्या कहता है। प्लेटो कहता है आइडिया इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल का कहना है नथिंग इज आउटसाइड दिस वर्ल्ड। प्लीज लिसन केयरफुली। एरिस्टोटल का मानना है दुनिया के बाहर कुछ नहीं। आइडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, मतलब मैटर का अस्तित्व भी इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग ये जानने के लिए बहुत स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। एरिस्टोटल का सिंपल कहना है भाई ये तो कॉमन सेंस है। मतलब क्या सही क्या गलत, इसके लिए कोई कोचिंग क्लास या कोई कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत है क्या, नहीं। ये किससे मिल सकता है आपको, सिंपल कॉमन सेंस से। प्लेटो हमेशा किसकी बात करता है, एब्सोल्यूट विजडम। एरिस्टोटल बात करता है प्रैक्टिकल विजडम की। नेक्स्ट, एरिस्टोटल का थियरी ऑफ स्टेट क्या है, काफी पॉपुलर है, काफी बार एग्जाम में आता भी है। एरिस्टोटल का कहना है कि स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। प्लीज लिसन केयरफुली, बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। एरिस्टोटल ने कहा है कि स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। आप कहोगे कि सर गलत कह रहे हैं, स्टेट कैसे हो सकता है प्रायर। स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल से ऊपर कौन है, स्टेट है, पहले स्टेट है। आप कहोगे सर ऐसे नहीं है, पहले इंडिविजुअल है फिर फैमिली है। लिसन, हाँ, पहले इंडिविजुअल आप कहोगे, सर उसके बाद फैमिली, राइट। देन आप कहोगे कि उसके बाद आता है विलेज और उसके बाद आता है स्टेट। यस, हिस्टोरिकली अगर आप कहोगे तो हिस्टोरिकली ये सही है। पहले व्यक्ति, फिर उसकी बायोलॉजिकल नीड के लिए फैमिली, फिर बाकी नीड्स के लिए विलेज और बाकी नीड्स के लिए स्टेट।
बट यही एरिस्टोटल क्या कहता है कि भाई आप हिस्टोरिकली ठीक है बट लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो स्टेट प्रार होता है। कैसे? उनका मानना है कि स्टेट इज लाइक अ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। अगेन बायोलॉजी का इन्फ्लुएंस। हम आपकी बात करते हैं तो आपकी पूरी बात करते हैं ना, सिर्फ हाथ को या पैर को कोई अस्तित्व होता है विदाउट एंटायर बॉडी? नहीं। वैसे ही स्टेट के बगैर भी जीना भी क्या जीना होगा, वो नहीं होगा इतना अच्छा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेट के बगैर आप जी भी नहीं सकते। द वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट, एरिस्टोटल का क्लियर मानना है कि एक तो भाई आप बीस्ट हो या फिर गॉड हो, मतलब एक तो राक्षस हो नहीं तो भगवान हो। बिकॉज स्टेट के बाहर कोई रह ही नहीं सकता, स्टेट के बगैर कोई जी नहीं सकता। वाई? बिकॉज स्टेट इज द हाइएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। सारे एसोसिएशन में सबसे बड़ा एसोसिएशन कौन सा है? स्टेट है। बिकॉज बाकी सारे एसोसिएशन जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आप सफिशिएंट नहीं थे सेल्फ सफिशिएंट, इसलिए फैमिली आ गई। फैमिली सेल्फ सफिशिएंट नहीं इसलिए विलेज, और विलेजेस नहीं इसलिए क्या? स्टेट। तो यही एरिस्टोटल कहता है कि स्टेट जो है इसका एग्जिस्टेंस ही क्यों है? फॉर द सेक ऑफ लाइफ। और स्टेट कंटिन्यू किसके लिए करता है? फॉर सेक ऑफ गुड लाइफ। और यहां यही वो बोलता है कि मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल। इंसान क्या है? मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ना यू में से कि सर हमने तो सुना था सोशल एनिमल। नहीं भाई, सोशल एनिमल हनी बी, एलिफेंट्स वगैरह देखते हैं। बट डोंट थिंक मैन और एनिमल्स इनके बीच में बहुत डिफरेंस है। सिर्फ सोशल एनिमल हम देखते हैं, हनी बी हो या फिर एलिफेंट हो, बट डोंट थिंक उनमें और इंसान में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इंसान हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। दैट इटसेल्फ मींस ही इज ऑलवेज इन अ सर्च ऑफ समथिंग बेटर, हैप्पीनेस, समथिंग गुड। एंड दैट्स द रीजन ही कॉल मैन बाय नेचर एज अ पॉलिटिकल एनिमल। मतलब बहुत बड़ा अंतर है ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच में। नेक्स्ट आता है थियोरी ऑफ स्लेवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है ना। यू मे क्रिटिसाइज एरिस्टोटल हियर, बट पहले सुनते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि एरिस्टोटल का क्या कहना था कि देयर इज इनइक्वालिटी। एरिस्टोटल भी बिलीव करते थे, प्लेटो भी बिलीव करते थे। बट यहाँ एरिस्टोटल थोड़े आगे जाते हैं। एरिस्टोटल ने कहा कि नेचुरली कुछ लोग इनइक्वल होते हैं। नाउ लिसन, स्लेवरी दो टाइप की है, एक तो लीगल स्लेवरी और दूसरी नेचुरल। लीगल वाले के एरिस्टोटल नहीं बोल रहा है। लीगल मतलब जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर आए थे। एरिस्टोटल यहाँ पे बात किसका कर रहा है हम लोग? नेचुरल स्लेवरी की, नेचुरल स्लेव्स। यहाँ पे एरिस्टोटल का क्या कहना था? सी, इंसान ने ही सॉरी नेचर नहीं बनाते समय आपको क्या किया है? अनइक्वल किया। कुछ लोग फिजिकली स्ट्रांग है, कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग है। तो एरिस्टोटल का क्या कहना है कि भाई जो फिजिकली स्ट्रांग है ना, वो टास्क ऑफ प्रोडक्शन में लग जाए, और जो मेंटली स्ट्रांग है उन्हें क्या करना चाहिए? डेलिब्रेशन, डिस्कशन, स्टेट के अफेयर्स में उन्हें ध्यान देना चाहिए। ये फायदा है। में से कि सर ऐसे कैसे? क्योंकि एरिस्टोटल का कहना है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी दो? एक है रीजन और दूसरा है करेज। डोंट थिंक रीजन मतलब थिंकिंग एबिलिटी, वो किस में होगी? जिसके पास रीजनिंग पावर होगा, जो इंटेलेक्चुअल होगा, मेंटली स्ट्रांग होगा। सो डोंट थिंक जिसके पास रीजन है बट लेकिन सिर्फ रीजन काम का नहीं है। रीजन के अनुसार अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन पे फिक्स रहना, इसके लिए करेज लगता है। आदमी फिजिकली स्ट्रांग हो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें करेज भी होगा। सो एरिस्टोटल का कहना है कि ये किस में होता है? इंटेलेक्चुअल में होता है। तो ऑब्वियसली उनको कौन सा काम करना चाहिए? इंटेलेक्चुअल वर्क, दैट इज अफेयर्स ऑफ स्टेट। सो उनकी सेवा में किसे लगना चाहिए? जो अनइक्वल है, जो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग है, तो उनको स्लेव बना दो। एंड एरिस्टोटल यहाँ पे जस्टिफाई भी करता है। कैसे? एरिस्टोटल कहता है ये तो नेचुरल है एंड यूजफुल भी है। कैसे नेचुरल? क्यों? बिकॉज इनइक्वालिटी तो है। यूजफुल क्यों? क्योंकि दोनों का फायदा है। कैसे? वर्च्यू या एक्सलेंस किसके पास रहेगा? ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल के पास, मेंटली स्ट्रांग आदमी के पास। अगर इंटेलेक्चुअल आदमी के साथ तू रहेगा तो थोड़ा बहुत डेवलप होने की चांस है। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद के डिसीजन नहीं लेते, हमेशा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये काम भी हो जाएगा। तीसरा,
इंटेलेक्चुअल आदमी अगर फिजिकल काम करने लगेगा तो डेफिनेटली स्टेट अफेयर्स में उसका ध्यान कम होगा, ये भी नुकसान है। तो अगर इंटेलेक्चुअल आदमी का बहुत सारा फिजिकल लेबर अगर स्लेव करता है तो इंटेलेक्चुअल को काफी समय मिल जाएगा। जो टाइम प्लीज वो टाइम पास नहीं करेगा, वो डेलिब्रेशन में लगा देगा एंड स्टेट के लिए काम करेगा। और स्टेट किसके लिए काम करता है? फॉर गुड लाइफ, मतलब लोगों के लिए ही काम करता है। तो एरिस्टोटल का यही कहना था कि भाई मास्टर और स्लेव दोनों के लिए फायदेमंद है और इकोनॉमिक सिस्टम है। उस वक्त का ये इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें कुछ गलत नहीं थे। हाँ, बट एरिस्टोटल ये भी मानता था कि स्लेव्स को ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिलती। दैट्स द रीजन एरिस्टोटल ने ये भी कहा था कि स्लेव्स को आपको इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए, उन्हें अच्छा ट्रीट करना चाहिए। और अगर स्लेव में, लिसन केयरफुली, अगर स्लेव में रीजनिंग डेवलप होता है तो ऑब्वियसली उसे क्या करना चाहिए? फ्री करना चाहिए ना। आज की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो आप कहोगे कि सर आप जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा है, एरिस्टोटल गलत है। यस, आज की तारीख में मैं मानता हूँ ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, सारी की जगह पे हम स्लेवरी को एबॉलिश किया है। बट प्लीज, एज आई सेड, थिंकर्स को हमें कैसे पढ़ना है? उनके पीरियड के टाइम पे उस वक्त क्या होता था उस हिसाब से। एवरी थिंकर इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम। सो ऑब्वियसली एरिस्टोटल को भी आपको पढ़ना है तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के स्लेवरी के बारे में। नो डाउट स्लेवरी को आज हम बिलीव नहीं करते, आज फॉलो नहीं करते, बट उस वक्त एरिस्टोटल ने जो रीजंस दिए थे वो ये थे। एक तो और भी खराब रीजन था, उसका कहना था कि पनिशमेंट स्लेव्स को ज्यादा होनी चाहिए मास्टर से। क्यों? बिकॉज स्लेव्स को पेन कम होता है। इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। डोंट यू थिंक इट्स जस्ट लाइक अ वाइट मैन्स लेबर, या फिर जस्ट किसी को इंफेरियर दिखाना, इसके लिए वो चीजें हो सकती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी के बारे में एरिस्टोटल का कहना क्या था ना। एरिस्टोटल के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो का कहना क्या था कि प्रॉपर्टी सबसे बड़ा इश्यू और फैमिली इश्यू। इसलिए प्लेटो ने क्या कहा था कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब क्या, जो गार्डियन क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, उसको प्रॉपर्टी ही नहीं होना चाहिए। अगर है ही नहीं प्रॉपर्टी, आप देखते हैं हमेशा सारे किसके लिए खाते हैं? अपने फैमिली के लिए पैसे खाते हैं, या फिर जब कुछ इश्यू होता है रूल में, रूल करने वालों से, किसकी वजह से होता है? दो चीज, एक तो प्रॉपर्टी की वजह से, ये फैमिली। प्रॉपर्टी किसके लिए बनाते हैं आप? फैमिली के लिए। तो प्लेटो ने कहा था भाई इसका कम्युनिज्म कर देते हैं, रेडिकल सॉल्यूशन है। बट एरिस्टोटल कहता है ये गलत है, ये गलत है। प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, बिकॉज प्रॉपर्टी एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी देता है, मटेरियल सेटिस्फैक्शन देता है प्रॉपर्टी। एंड इवन फैमिली का भी होना जरूरी होता है, इमोशनल अटैचमेंट एंड ऑल चीजें। बट यहां पे एरिस्टोटल एक काफी अच्छी तरीके से ओनरशिप एंड यूज के बारे में बात करता है। कैसे? मैंने टेबल फॉर्मेट में लिखा है। पहला, सपोज कॉमन ओनरशिप है और यूज भी कॉमन कर रहे हैं। कॉमन ओनरशिप, यूज कॉमन, क्या अच्छा है? सोच के देखो, अच्छा नहीं है। व्हाई? बिकॉज व्हेन एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल मीन्स नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसका कोई फायदा ही नहीं होगा, इट्स इम्प्रैक्टिकेबल। तो पहला तो चला गया। दूसरा, कॉमन ओनरशिप लेकिन इंडिविजुअल यूज करेगा, मतलब प्रजा काम करेगी, राजा एंजॉय करेगा। डोंट थिंक इट विल लीड टू एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिज्म जैसा एक्सट्रीम फॉर्म। तो क्या ये भी सही है? नहीं, मतलब पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है। तो एरिस्टोटल आता है तीसरे पे, क्या? इंडिविजुअल ओनरशिप, मतलब आपका ओनरशिप, लेकिन उसका यूज अगर जरूरत पड़ी तो कहाँ होगा? कॉमन। इज इट गुड? यस, इट इज गुड। मतलब क्या? आपकी प्रॉपर्टी, लेकिन यूज अगर आप चाहे तो सोसाइटी के लिए भी करो। डोंट यू थिंक ये कुछ हद तक गांधी जी के ट्रस्टीशिप मॉडल को ही जा रहा है? गांधी जी भी तो यही कहते थे कि कोई अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई हो जो अगर ये कहता है कि प्रॉपर्टी मैंने कमाई, तो वैसे नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ या मेहनत जुड़ी होती है। तो गांधी जी भी क्या कहते थे कि भाई अपने लिए रखो जितनी जरूरत है, बाकी दूसरों के यूज के लिए। सो डोंट थिंक यही बात हजारों साल पहले एरिस्टोटल ने भी कही है, एंड दैट्स द रीजन ही इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर। नॉट ओनली दिस, उन्होंने ये भी कहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इसेंशियल तो है, बट एट द सेम टाइम एरिस्टोटल को ये भी पता था कि इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम होगा बहुत। सो प्रॉपर्टी का जरूरत से ज्यादा होना भी गलत है।
आई होप एरिस्टोटल के विचार प्रॉपर्टी के बारे में क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हुआ है तो आगे चलते हैं। महिलाओं के बारे में एरिस्टोटल का क्या कहना था? महिलाओं के बारे में एज आई सेड एरिस्टोटल कंजर्वेटिव थे। सो ऑब्वियसली अपने गुरु प्लेटो के जैसे उन्होंने विमेन को फिलोसोफर किंग का वगैरह स्टेटस देने की इच्छा नहीं जताई। रादर ही कन्फाइन द रोल ऑफ विमेन टू फैमिली ओनली। भाई घर में रहो, घर में आप सुप्रीम होगे। बिकॉज एरिस्टोटल का मानना था क्या? सुप्रीमेसी किसकी? मेन ओवर वुमेन, मास्टर ओवर स्लेव्स एंड ग्रीक ओवर बारबेरियन। मतलब ग्रीक होने का भी बहुत बड़ा एक एरोगेंस बोल सकते हैं। ऐसा था कि ग्रीक लोग ही इंटेलेक्चुअल होते हैं और बाकी सारे बारबेरियन है, उसको कुछ नहीं। मतलब कहीं ना कहीं कैन आई से एरिस्टोटल वाज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ पैट्रियार्की, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी एंड सुप्रीमेसी ऑफ ग्रीक। ऐसा क्यों कहा? ऑब्वियसली आज की तारीख में ये हम एडजस्ट एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं। बट एरिस्टोटल का कहना था, लिसन केयरफुली, स्टेट अलग होता है, स्टेट के अफेयर्स अलग होते हैं और फैमिली के अफेयर्स अलग होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्टेट के अफेयर्स अलग होता है, फैमिली का अफेयर्स अलग होता है। स्टेट किसके लिए काम करता है? फॉर बेटरमेंट ऑफ गुड लाइफ ऑफ ऑल। मतलब स्टेट का जरूरत है, यस, ये सबसे इसेंशियल चीज है। बट फैमिली में क्या होता है? उसका कहना था हायरार्की होता है। और हायरार्की किसका किसके ऊपर? हस्बैंड का वाइफ के ऊपर, पिताजी का बेटे के ऊपर, मास्टर का स्लेव। तो ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट स्टेट के बारे में उनका ऐसा कहना नहीं था। बट डू यू एग्री विद दिस पोजीशन नाउ? नो, बिकॉज जब से पर्सनल इज पॉलिटिकल, दैट इज फेमिनिज्म वगैरह आया, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये फैमिली में भी पॉलिटिक्स होता है, प्लीज। सो आज की तारीख में हम व्यूज एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। बट उस वक्त एरिस्टोटल ने दिए थे, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द कंजर्वेटिव थिंकर। नेक्स्ट, मेंस का एक क्वेश्चन देखते हैं। नाउ डोंट थिंक वी हैव डिस्कस इन डिटेल एरिस्टोटल, क्या उसके फैमिली के व्यूज, प्रॉपर्टी के एंड स्लेवरी के। सो उसी के ऊपर एरिस्टोटल क्या सोचते हैं, ये आप डिटेल में लिखो। रिमेनिंग पार्ट हम लोग पार्ट 2 में कल देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।